प्लीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहे हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग को मेरी ये स्टोरी जैसी भी लगती है, प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुयांग नर्स के साथ अंदर वार्ड में चला जाता है और वहां जाकर स्टेज पे लेट जाता है। नर्स उसके हाथ में ड्रिप लगाकर ब्लड निकालती है और भागते हुए ओटी की तरफ चल देती है। ओटी में जाकर वो डॉक्टर को ब्लड दे देती है। वहीं दूसरी तरफ रिंग, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी का भी रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो चुका था और वो इतना ज्यादा बदहवास और परेशान था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उसे एक ही बात बार बार खटक रही थी कि वह कहीं विंग को खो ना दे। अगर वो उसे खो देगा तो वो अपने अस्तित्व को ही खो देगा और वो विंग के बिना नहीं जी सकता। वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज्यादा। उसने विंग को खो दिया तो वो भी जिंदा नहीं रह पाएगा। वह जीते जी घुट घुट कर मर जाएगा। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था खुद के ऊपर। आखिर क्यों क्यों उसने विंग के साथ इतनी जाती की, उसे नफरत की? आखिरकार वो उसे प्यार करता था तो वो उसे नफरत कैसे कर सकता था? वो उसे इस तरह से हैरेस और टॉर्चर कैसे कर सकता था? अभी भी ओटी रूम में विंग का ऑपरेशन चल ही रहा था। वो सब बाहर बैठे थे। उन सब में से बस सबको एक ही डर सताया जा रहा था कि अब आगे क्या होगा। भगवान जी, वो तो पूरा मतलब खौफ हो चुका था कि कहीं विंग को कुछ हो गया तो वो भी अपनी आखिरी सांस लेगा और उसके साथ ही वो भी दम तोड़ देगा। वो भी अपने आप को खत्म कर देगा। जहां उसका प्यार, उसका अस्तित्व ही नहीं होगा, वो जिंदा नहीं रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ स्वयं भी ब्लड दे करके आ चुका था और आकर वांगजी के बगल में बैठ जाता है। उसके बगल में बैठे ही उसे स्मोकिंग टोन में कहता है उससे, तुम्हारे पास तुम्हारा प्यार था, लेकिन फिर भी तुमने उसकी कदर नहीं की और मेरे पास उसका वजूद, उसका साथ, उसका साया कुछ भी नहीं था। फिर भी फिर भी मैंने उसे दिल से चाहा। और तुम्हें पता है, मैं तुम्हें कंप्लीट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें कंपेयर भी नहीं कर रहा हूँ खुद से। बस मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज हमें सबसे जान से ज्यादा प्यारी होती है ना, हमें उसे अपने पास संभाल कर, सहेज कर, शोपीस में एक कांच की गुड़िया की तरह रखना होता है, ना कि उसे इस तरह से तितर बितर करके छोड़ देना। तुम्हारे पास सब कुछ था क्योंकि तुमने अपने प्यार को संभाल कर नहीं रखा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। फिर भी अगर मुझे उसके लिए अपनी जान भी देनी पड़ी ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इतना बोलकर स्वयं उसके शोल्डर पर टाइप करता है और वहां से उठकर चला जाता है। भांगजी को तो बहुत ही तेज गुस्सा आ रहा था स्वयं पर, लेकिन स्वयं गलत नहीं था। उसने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही था। कुछ भी वो कह के गया वो 100% सही था। वो इस बात को झुठला नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ ओटी रूम का दरवाजा बंद हो चुका था और लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। सभी लोग हड़बड़ाकर बाहर आ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और डॉक्टर के आने का वेट कर रहे होते हैं। डॉक्टर बाहर आते ही बोलता है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन अभी भी कंडीशन बहुत ही ज्यादा बद से बदतर है और क्रिटिकल भी। सो हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं और अब हम पेशेंट को उसके वीआईपी रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। इतना बोल करके और डॉक्टर, उसकी टीम वहां से चली जाती है। वांगजी धड़ाम से अपनी जगह पर बैठ जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था उसके अपने कानों के ऊपर कि विंग बच गया है। वो घुटनों पर बैठकर चीखते हुए रोना शुरू कर देता है। सीचन उसे गले लगाते हुए कहते हैं, प्लीज अपने आप को संभालिए। अगर आप ही इस तरह से हिम्मत हार जाओगे, टूट जाओगे, तो हमारा क्या होगा? विंग का क्या होगा? आपको हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। आपको हम सबके लिए खड़ा होना होगा और हमें अपने दुश्मनों से लड़ना भी तो है, उन्हें सबक भी तो सिखाना है ना। उसके अंकल भी नीचे बैठ जाते हैं। उसके अंकल की आंखों में भी आंसू बह रहे थे। जिस औरत पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, उसने धोखा दिया, पीठ पीछे खंजर खोपा, सीने पे वार किया और आज ये समय, ये दिन देखना पड़ रहा है इन लोगों को। अंकल वांगजी से कहते हैं, वांगजी परेशान ना हो, ठीक है? हम सब ना तुम्हारे साथ हैं और सबसे पहले तुम अपने आप को संभालो। अगर तुम ही ऐसे परेशान हुए तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। हाँ, सच्चाई सामने लानी है, सबको वाकिफ कराना है और अभी खुद को संभालो, हैंडल करो सभी चीजों को। हम सब तुम्हारे साथ हैं। कैसे? मिस्टर किस्म वहां पे खड़े थे एक कोने में और उनकी आंखों में भी आंसू झरझर करके बह रहे होते हैं और वो भी अब इमोशन को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि उसने देखा था किस तरह से वांगजी कार में विंग के लिए पागलों की तरह बौखला रहा था। जब वो बेहोश हो गया था, वो किस तरह से रो रहा था, चीख रहा था और वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा था। अब जाकर सबकी जान में जान आई थी
और सब लोग थोड़े से नॉर्मल हुए थे। वांगजी उसकी आंखों में अंगारे उतरे हुए थे और वो अपनी आंखों को बंद करके अपनी हाथों को मुट्ठियों को टाइट करते हुए कहता है, सही कहा आपने अंकल, बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसा ही करूंगा, बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि हमें अपने दुश्मनों को सबक तो सिखाना होगा ना। आखिर मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ, ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ बताइए। हमारे साथ इतना सब कुछ किया और ये सब कुछ बोल रहा होता है और अब वो अपनी आंखों को वापस से गुस्से से बंद कर लेता है और फिर वो सामने की ओर देखता है, ओटी रूम की तरफ, और अपने मन में कहता है, जैसे को तैसा, वेट करो, मैं तुम्हें तहस नहस कर दूंगा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर की पूरी टीम विंग को एक वीआईपी रूम में ले जाकर शिफ्ट कर दिया जाता है उसे। उसके बाद सभी घर वाले एक एक करके विंग को देखने के लिए बेकरार हो रहे थे, लेकिन सबसे पहले वांगजी को अंदर भेजते हैं। वांगजी अपने धीरे कदमों से अंदर आ रहा होता है और धीरे धीरे करके वो विंग को देख रहा होता है, जिसके मुंह में आईवी ड्रिप लगा होता है। बॉडी के ऊपर चेस्ट एरिया के पास बहुत सारा पट्टी बंधा हुआ था। विंग एक बेजान लाश की तरह पेट पर पड़ा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। वो बस विंग को इस तरह से लेटा हुआ देख कर उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, जो उसके गालों से होते हुए उसके नीचे की तरफ जा रहे थे और वो बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है। वांगजी धीरे धीरे करके उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे देख रहा होता है। उसके गालों पे अपने हाथ को फहराते हुए उसे कहता है, तुम देखना, तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं गए और मैंने तुम्हें जाने भी नहीं दिया। मैं माफी मांगता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ तुमसे अपनी हर गलती के लिए। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं अनजान था, सच से वाकिफ नहीं था। मुझे बहुत पहले ही सभी सच्चाई का पता लगा लेना चाहिए था। इतनी देर ना होती तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, जो कुछ भी गलत किया है, तुम्हें अंधेरे में रखा, और सभी चीजों को, जो कुछ भी हुआ है उन सब के लिए मुझे माफ करो। अगर मुझे इसका भुगतान अपनी पूरी लाइफ भी करना पड़े, मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी, आई एम रेडी वी। मैं तुम्हें नहीं खो सकता, किसी कीमत पर भी नहीं। वी, अपनी आंखें खोलो, देखो भांजी को, मुझे देखो प्लीज। हाथ से तुम्हारे साथ ये ऐसा मजाक तुमने किया ना, तो मैं उसे, तुम देख लेना, ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे साथ ऐसा गंदा मजाक मत करना वी, मुझे छोड़कर मत जाना। देखो, देखो मुझे प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम मुझे मार सकते हो, मुझे सजा दे सकते हो, पर इस तरह तुम लेटे मत रहो। मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मेरे दिल में चुभ रहा है। अपनी आंखें खोलो बाबा, प्लीज मुझे देखो प्लीज। मैं तुम्हारा गुनहगार को सजा जरूर दूंगा। इतना बोल करके वो अपने आंसू को साफ करता है और उस कमरे से बाहर निकल जाता है। रिंग को उसकी हालत पे छोड़ करके वांगजी बाहर आता है तो सीचन और अंकल दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांगजी बिना कुछ सुने वहां से चला जाता है। उसके पीछे पीछे उसका सेक्रेटरी इसे किस भी उसके साथ चल देता है। वहीं दूसरी तरफ सीचन कहता है, अंकल अब क्या होगा। अंकल कहते हैं, होना क्या है, जो जिसने गलती की है उसे तो भुगतना पड़ेगा ना। हम सब कैसे उसके झांसे में आ गए, हमें ये समझ नहीं आता। सीचन कहते हैं, हमें पता ही नहीं चला, इन सबके पीछे वो हो सकती है। इतनी बेरहमी के साथ उसने भाई को और भाभी को मार डाला। अंकल कहते हैं, इवन विंग के पेरेंट्स को भी मार डाला, और आज हम इस तरह से इस बात से अनजान और बेखबर थे कि ये कातिल हो सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके भाई ने मेरे भाई से पैसे लिए थे और इसका भाई गैंगस्टर निकला। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि ये लड़की मुझे पूरी की पूरी पागल ही लगती है। उसका पता नहीं, उसका भाई गैंगस्टर है, उसके बावजूद भी वो इस तरह से इतनी आसानी से सबका मर्डर कर पाई थी। वो लड़का कौन हो सकता है सीचन? जल्दी ही हमें पता करना होगा, वरना वांगजी की जान को भी खतरा हो सकता है। सीचन कहता है, अंकल मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही कुछ कीजिए ना, मुझे कैसे पता होगा। तो अंकल कहते हैं, मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है, अभी हम चलो विंग से मिलकर आते हैं। अंकल और सीचन दोनों अंदर आते हैं, विंग से मिलते हैं, थोड़ी देर वहां रहते हैं, देखते हैं, वहां से निगरानी करते हैं। विंग जो कि अभी भी बेहोश था एनेस्थीसिया देने की वजह से, उसकी पूरी बॉडी पे मशीन लगी हुई थी, उसकी पूरी बॉडी पे पट्टी लगा हुआ था हार्ट के पास गोली लगने के कारण। वहीं दूसरी तरफ वांगजी वहां आता है,
जहाँ पर उस स्टेप मॉम को रखा हुआ था। वहां आने के बाद देखता है कि उसकी स्टेप मॉम को रस्सी से बांध के रखा हुआ था। वांगजी को देखते ही चेंगली की मॉम उसे कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज वांगजी। चेंगली की बुआ, वांगजी प्लीज मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, मैं ये सब जानबूझकर नहीं किया, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा पालन पोषण किया है ना, मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया, मैं यहाँ तक लेकर आई, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? प्लीज एक बार, बस एक बार मुझे माफ कर दो, अगर मैं दोबारा गलती करूँ तो तुम मुझे जान से मार देना। वांगजी मेरी बात सुनो, प्लीज मुझे माफ कर दो। वांगजी उसके हाथों को छुड़ाते हुए उसे दूर धक्का दे देता है और कहता है, माफ कर दूं, आपको माफ कर दूं? आपकी वजह से मैं आज तक विंग को गलत समझते आया, आपकी वजह से मैं उसे इतने सालों से दूर रहा, और जब मैं अब ये सब जान चुका हूँ, मैं अब्रॉड से बाहर आया, तभी से आपने मेरे दिमाग में ये सब भरा ना, मुझे उसके खिलाफ भड़काया, उकसाया, मेरे दिमाग में गंदगी भरी, उसे नफरत करने के लिए मजबूर किया, और आप कह रहे हैं कि मैं आपको माफ कर दूं? हाँ। फिर वो अपनी स्टेप मॉम का गला पकड़ते हुए से कहता है, मुझे बताइए वो लड़का कौन है? हाँ। तो स्टेप मॉम हंसते हुए कहती है, तुम्हें जानना है वो कौन है तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, भले ही तुम मुझे मार दो, वो भी तुमसे बड़ा पागल है, वो विंग को मार डालेगा, तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम देख लेना। हाँ 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 हाँ। भांगजी अपने हाथों को पकड़ के टाइट करते हुए कहता है, मैं देख लूंगा मुझे क्या करना है, अच्छा नहीं होगा, पर आप मुझे बता दीजिए कि वो कौन है और कहाँ है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कांग की मोम अभी भी कुछ भी नहीं बता रही होती है और वो बस हंसते हुए कहती है, मैं नहीं बताऊंगी, भले ही तुम मुझे मार डालो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और वो विंग को भी मार डालेगा। वांगजी जब सुनता है कि वो विंग को मार डालेगा, उसके गुस्से का आखिरी हद बढ़ा हुआ था। वो पास में पड़ा हुआ गर्म सलिया उठाता है, क्योंकि वहां पे हमेशा वो गर्म करके रखता था अदर पर्सन को सजा देने के लिए। वो सीधे उसके मॉम के पेट में घुसा देता है, जिस वजह से वो बहुत जोर से चीखती है और सीधे नीचे धड़ाम से फौस पर गिर जाती है। वही सलिया वांगजी दोबारा से उसके पेट में भर देता है और वो ऑन द स्पॉट बेहोश हुई पड़ी थी। वो अभी भी थोड़ी बहुत जिंदा थी। वांगजी का सेक्रेटरी मिस्टर किस कहता है, सर क्या हमें इन्हें अस्पताल लेकर जाना चाहिए? वांगजी क्रिस को घूर कर देखते हुए कहता है, मरना होगा इन्हें, कोई पानी कोई खाना नहीं देगा, 1-2 घंटे में ये मर जाएंगे, इन्हें ऐसे ही घुट घुट कर तड़प तड़प कर मरना हो जाएगा। इतना बोलकर वांगजी वहां से जा रहा होता है। उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं था, उसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी, इसीलिए वो वापस आता है, उसके पेट में 3-4 लात मारता है। उसके बाद थोड़ा सा उसका गुस्सा ठंडा हुआ था और उसे अभी भी शांति नहीं मिल रही थी, इसलिए वो आसपास कुछ चीजों को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। उसे एक बहुत लंबा सा रड दिखाई देता है। भांगजी उस रड को उठा लेता है और अपनी स्टेप मॉम की तरफ बढ़ते हुए देखने लगता है और कहता है, आई एम सॉरी मॉम, पर आपके लिए ये भी सजा कम है। इतना बोलकर उसके सर पर सीधे दे मारता है। अब उसकी स्टेप मॉम ऑन द स्पॉट वहीं पे मर गई थी। अब वहीं पे वह लास्ट विलन जो वो छुपा हुआ था, वो इन सभी चीजों को देख रहा होता है और वह एक दूरबीन की मदद से ये सभी चीजें देख रहा होता है। उसके हाथ दूरबीन पर थे और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है, वांगजी तुम देख लेना, मैं तुम्हारे प्रिंस को तुमसे छीन लूंगा और तुम्हारा तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे। इतना बोल के वांगजी को वो कॉल लगा देता और कहता है, क्या तुम मुझे मिलना है? क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो? अगर तुम्हें मुझसे मिलना ही चाहिए तभी तो मैं तुम्हें बता पाऊंगा ना कि मेरे दिल में तुम्हारे लेकर क्या फीलिंग है। हम दोनों एक साथ, एक पल, एक दूसरे के लिए पागल जो है, हम दोनों परफेक्ट है एक दूसरे के लिए। लैन वांगजी बोलकर वो पर्सन कॉल कट कर देता है। वांगजी पहले तो उस नंबर को देखता है जो कि एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया हुआ था, और वो जैसे तैसे करके देखते हुए इधर उधर देखता है और कहता है, इस नंबर का पता लगाओ। उसके बाद आसपास के एरिया को वो देखना स्टार्ट करता है, कहीं कुछ तो है, नहीं तो वो उसे नजर आ रहा ही नहीं था। वो अभी भी इधर उधर नजर दौड़ाकर देख रहा होता है। वहीं दूर खड़ा चांदनी आराम से इन सभी हरकतों को नोटिस कर रहा था और एक ब्राइट से स्माइल दे रहा होता है। हम 2 दिन बाद, अब पूरे 2 दिन बीत चुके थे और अभी भी विंग बेहोश था। वांगजी अभी भी अपने हाथों को अपने सर से टिकाए उसके बगल में बैठा हुआ था और वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। जब से विंग नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया गया था, वो वीआईपी रूम में वांगजी बस इमरजेंसी काम के लिए ही बाहर जाता था, वरना वो 24 घंटे विंग के पास ही बैठा रहता था एवं उसके लिए खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था। उसे ना भूख लगती थी ना प्यास लगता था, तस्वीर को देखना चाहता था, बस विंग को देखना चाहता था, उसकी मुस्कुराहटों को सुनना चाहता था, उसकी बदमाशी को देखना चाहता था, उसका वो गुस्सा करना, वो सब कुछ खूब मिस कर रहा था वांगजी विंग का, और वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। इसलिए अपने सर पे हाथ टिकाए हुए कुछ देर तक वो वैसे ही विंग को देखता है। जब आखिरकार कब तक
वो ऐसे देखता रहता है, इसलिए वो उसके पास जाता है और उसे चीखते हुए कहता है, तुम ऐसे ही बेहोश पड़े रहोगे क्या? तुम्हें मजा आ रहा है अपने हस्बैंड को इस तरह से परेशान करने में? बताओ मुझे, हाँ, आखिर क्यों? अगर तुम्हें मजा आ रहा है तो बोल दो ना, कम से कम ये तो बोल दो कि मुझे मजा आ रहा है हस्बैंड, मुझे ऐसे ही रहना है। पर इस तरह से मुझे टॉर्चर मत करो विंग, मैं ऑलरेडी पछता रहा हूँ। तुम्हें ना समझना होगा कि तुम्हें कैद करने से, तुम्हें अपने आप से दूर करने के डर से, तुम्हें डराने धमकाने की वजह से मैं कितना ज्यादा खुद डरा हुआ रहता था कि कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ। और अब तुम मुझे माफ भी नहीं कर रहे हो। प्लीज होश में आ जाओ प्लीज। विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ते हुए उसे चिल्लाते हुए कहता है, उठ भी जाओ, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, उठो वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो तुम सहन नहीं कर पाओगे। मैंने तुम्हें कहा था ना उसी दिन कि मेरे पास से जाओ, फिर भी तुम नहीं गए, और आज मैं कह रहा हूँ कि उठो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो तुम सुन नहीं रहे क्यों? अपनी आंखें खोलो, डैम इट, मुझे देखो, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ऑर्डर दे रहा है। अपनी आंखें खोलो, देखो मुझे। भांजी के चिल्लाने के बाद, उसे झकझोरने के बाद धीरे धीरे करके विंग अपनी आईज ओपन करता है और वो धीरे से अपनी आईज को ओपन करके एक साउंड की तरह, उसके वॉइस ना इको की तरह गूंज रहे थे सभी आवाज। फिर वो सुन पा रहा था कि वांगजी उससे क्या क्या बोल रहा है। अपनी आंखें खोलते ही सबसे पहले तो वो उसको इधर उधर की सारी चीजें देखता है, फिर वो धीरे से कहता है, वांगजी, वांगजी, वांगजी। वांगजी जब विंग के मुंह से अपना नाम सुनता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और कहता, अब तुम उठ गए विंग। इतना बोलने के साथ ही वो उसे गले लगाता है। विंग कहता, आह मुझे दर्द हो रहा है वांगजी। तो वांगजी उसे छोड़ देता है और अपने आंसू को साफ करते हुए कहता है, तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है, बताओ मुझे। अपने हाथ को नहीं हिला पा रहा था तो वो जी हाँ में सर हिला देता है। वही वांगजी कहता है, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। फिर वो डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर चला जाता है। विंग का पॉइंट ऑफ व्यू, वो अपने मन में सारी बातें बोल रहा होता है और कहता है, मुझे माफ कर दो हस्बैंड, मैं भी तो सच में अनजान था ना, मैं भी तो सच का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, और तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कम से कम तुमने मुझे प्यार करके सही किया, अपने पास रखा, तुमने अपने प्यार को कहीं नहीं जाने दिया, अपने पास रखा, सहेज कर, समेट कर। भले ही वो कैद थी पर तुमने रखा। तुम्हारा प्यार दिखता था मुझे कि तुम मेरी कितनी फिक्र करते हो। अगर मैं गायब हो जाता या कहीं चला जाता बिना बताए तो तुम बहुत परेशान हो जाते थे। मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ हस्बैंड, अब हम मिलकर सभी चीजों को सही करेंगे और इस विलन का बैंड बजाएंगे। तब तक डॉक्टर आ गया हुआ था और वो भी चेकअप कर रहा होता है। सभी चीज का चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, पर इन्हें अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा क्योंकि इनके हार्ट के पास गोली लगी है। और थोड़े से भी चुप हुई और कुछ भी हुआ तो आप समझ रहे हैं। वांगजी कहता है, कितने दिनों तक अस्पताल में रखना होगा, मैं इसे घर पे शिफ्ट कर सकता हूँ क्या? तो डॉक्टर कह देता है, ठीक है, 2 दिन बाद आप चाहे तो इसे घर पर शिफ्ट कर सकते हैं। डॉक्टर पूरा चेकअप करने के बाद वहां से चला जाता है और वो लेडीज डॉक्टर थी। उसके बाद वांगजी बहुत खुश था, वो वहां का बैठ जाता है, उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे वी, वो भी 2 दिन बाद, ठीक है ना? उसके बाद सीचन और अंकल भी अंदर आते हैं और वो जो कि डॉक्टर जो जा रहा होता है वो उसे देख रहा तो थोड़ा सा परेशान हो गया था, इसलिए वो जल्दी जल्दी अंदर आते हैं और आते ही कहता है, भाई भाभी को क्या हुआ है? लेकिन जब वो आता है तो देखता है कि विंग तो होश आ चुका है और वांगजी को पकड़े हुए था। वो भी भागकर आता है, दूसरी तरफ बैठ जाता है और विंग के दूसरे हाथों को पकड़ते हुए कहता, भाभी आपको होश आ गया, आपने तो हमें डरा ही दिया था, हमें लगा नहीं था कि आप होश में भी आएंगे, हम सब कितना डर गए थे ना। आपको किसने कहा था हीरो बनने के लिए? हाँ, हीरो तो ओनली फॉर हीरो ही बनता है ना कि हीरोइन थोड़ी हीरो बनती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम करने से पहले सोच लेना, ठीक है ना? भाभी सच कहूँ ना तो आप सब ना हमारे प्राण को हलक में से बाहर निकाल ही दिया था एक पल के लिए, हमें लगा आप तो। और उससे आगे वो कुछ कहता, वो बोलते बोलते रुक जाता है क्योंकि उसे अपने भाई की गेज जो फील हो रही थी और वो देख पा रहा था, मानो वांगजी कहना चाह रहा हो, चुप हो जाओ, अगर कुछ एक शब्द गलत कहा तो मैं तुम्हारा यहाँ पर मार मार कर भट्टा बना दूंगा। तभी अंकल कहते हैं, अब बस भी करो, अब हम सब एक फैमिली है और हम सभी एक दूसरे की ताकत है, समझे ना? तो वो कहता है, जी अंकल, हम बाहर वालों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी वहां पर क्रिस आता कहता है, सर हमने फोन का लोकेशन ट्रैक किया है। उसी दिन वो वहीं पर था वांगजी, इसी तरह से उसने हम लोग को देखा हुआ शायद से। वांगजी कहता है, वो जहाँ भी है ट्रैक करो क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहा है, शायद वो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, हमारे हर मूवमेंट पर उसकी नजर है, इसी वजह से उसे हर बात पता है। क्रिस हमें सर हिलाकर वहां से चला जाता है। क्रिस के जाने के बाद अंकल, सिचैन, वांगजी तीनों वहां पे बैठे थे। हालांकि विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था लेकिन धीरे धीरे करके वो बोल रहा था। और विंग के चेहरे पे एक छोटा सा स्माइल अपेयर था जिसे देखकर भाई साहब तीनों, अंकल को, सिचन को और वांगजी तीनों को दिल को तसल्ली और सुकून मिल रहा था।
और विंग कहता है हम घर चलेंगे जल्दी ना। तो वांग जी कह देता जल्दी ही चलेंगे। अब ऐसे करके ना 2 दिन और बीत गए थे। विंग को लैंडमैन से शिफ्ट कर दिया गया था। एक पूरी डॉक्टर की टीम उसकी निगरानी में रखी हुई थी। विंग को चेक करने के लिए वहाँ पे ज़्यादातर लेडी नर्स और लेडी डॉक्टर ही थे। दूसरी तरफ मिस्टर केस अभी भी उस फ़ोन के ज़रिए उस पर्सन का लोकेशन ट्रैक कर रहा था और अभी वो चैंगली क्लब में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था। तो वांग जी से कहता है, ठीक है तो चलो अब टाइम आ गया है चूहे को बिल से बाहर निकालने का। पूरा काफिला वांग जी की कार का उसके बॉडीगार्ड सहित चल पड़ती है। 5 गाड़ियां एक ही कलर के ब्लैक मर्सिडीज बेंज कार थी और चलाना स्टार्ट करते वो 5 कार उसे रेट्रो क्लब के बाहर ले जाकर खड़ी कर देती है। जी फुल हीरो वाले एंट्री के साथ में अंदर एंटर करता है और वो भी उसे पर्सन को ढूंढना स्टार्ट करता है, जिससे कि उसे पर्सन लोकेशन का ट्रैक करते हुए जा रहा था। वो सब अंदर आने के बाद उस ट्रैक को वो लोकेशन को ढूंढ ट्रैक कर रहे थे। तभी क्रिस कहता है लेफ्ट साइड से वीआईपी रूम था, इस कमरे में जाना है। इतना बोलकर वो उस तरफ चल देता है तो सभी लोग उधर आता है और क्रिस एक लात मारकर उस दरवाजे को तोड़ देता है। दरवाजा तोड़ दिया लाइक ऐसे। सभी लोग उस कमरे में दाखिल होते हैं जहाँ पे चंगली 2 लड़कियों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और उसके साथ एंजॉय कर रहा होता है। उसे देखते ही वो सभी अचानक से सामने की ओर देखने लगते हैं दरवाजा टूटने की वजह से और वो दोनों लड़की डर के मारे खड़ी हो जाती है। जैसे कि वो लोग अंदर आते हैं दोनों लड़कियां वहां से साइड होकर दुम दबाकर भाग जाती हैं। चिंगली खड़ा होते हुए एक ड्रिंक अपने हाथ में लेकर आते हुए कहता है, तो तुम फाइनली आ गए। बच्चे तुम्हें पता है मैं कब से वेट कर रहा था कि तुम मेरे पास आओ और जब मैं तुम्हें देखूं तो तुम्हें देखकर तुम्हारे दिल में कुछ कुछ होता है ना, वैसे ही एग्जैक्टली मुझे भी तुम्हें देखकर कुछ कुछ क्या बहुत कुछ होने लगा है और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। सभी थिंग्स करना चाहता हूँ। इतना बोलते बोलते चंगली एकदम करीब आ गया था वांग जी के और वो जैसे ही छूने वाला होता है वांग जी पीछे हट जाता है और किस उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है और ग्लास वहीं पर टूट के गिर जाता है। वांगजी फिर आराम से जाकर सोफे पे बैठ जाता है और चंगली को नीचे घुटने पे बिठा दिया जाता है। वांगजी आराम से अपने कोट के बटन को खोलते हुए कहता है, हाँ तो तुम मुझे पसंद करते हो यही ना। तुम मेरे साथ वो सभी चीज करना चाहते हो जो मैं विंग के साथ करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैं विंग को जब वो पैदा हुआ था ना मैं तब से उसे चाहता हूँ। उसे मैंने अपनी गोद में खिलाया है जब वो जन्मा था। तब से उसे अपनी वाइफ के तौर पे उसे मानने लगा था। तुम्हें पता है वो 6 महीने का था तब से मैं उसे चाहता हूँ। तुम जानते हो ना ये बात मैंने उनसे छोटे से बड़े होते हुए देखा है। उसकी हर नादानी उसकी हर छोटी बड़ी चीज को पूरा किया है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हाँ और मैं तुमसे प्यार करूंगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है? ऐसा कभी नहीं होगा। तुम क्या जानो ये सब क्या होता है। तुम्हें तो बस लोगों का खून करना आता है। मैंने कितनी देर कर दी। तुम मेरे पेरेंट्स को और उसके पेरेंट्स को कैसे मार सकते हो? तुम्हें क्या लगा हाँ मुझे नहीं पता होगा? चेंगली पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, ओह तो तुम्हें बहुत जल्दी पता चल गया कि तुम्हारी फैमिली को मार डाला, पर तुम इसके पीछे का वजह नहीं जानते। चलो कोई बात नहीं। तुम्हारे फैमिली वाले को पता चल गया था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हें पता है जब तुम्हारे पड़ोस में रहने आए थे और जब मैंने तुम्हें देखा करता था, विंग को मॉम को पता चल गया था कि मेरे इंटेंशन सही नहीं है। इसी वजह से मुझे उन्होंने मारना था लेकिन उसी दिन सभी लोग थे इसलिए मैंने उन्हें मार डाला। आह इट्स सो बैड ना। वैसे मैं तुम्हारे मॉम डैड को तो नहीं मारना चाहती था लेकिन मुझे मजबूरी में उन्हें मारना पड़ा। मैं क्या करता बताओ मुझे। विंग की घर विंग की माँ ने तुम्हारी मॉम को भी बता दिया था कि मेरे इरादे सही नहीं है, इसलिए मुझे मेरे इरादे सही नहीं है इसलिए मुझे मजबूरी में सबका खात्मा करना पड़ा। तुम जानते हो ना बेबी मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ बचपन से ही। मैं तुम्हें उतना ही चाहता हूँ जितना तुम विंग को चाहते हो। फिर उसकी जगह पर मैं क्यों नहीं रिप्लेस हो सकता हूँ बताओ मुझे। मैं भी तो तुम्हें चाहता हूँ ना। मैं भी तो वो सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ ना जो वो दे सकता है। हाँ फिर क्यों मुझे क्यों नहीं अपना सकते आखिर वही क्यों। इतना बोलकर वो गुस्से में चीखता है। वांगजी तो गुस्से के मारे उसका गला ही पकड़ लेता है और उसे कहता है ठीक है तुम्हें बताऊंगा मैं। इसे लेकर चलो अभी के अभी क्रिस। इतना बोलकर वो उठकर वहां से जाने लगता है। वही क्रिस उसे लेकर के आता है। अब चेंगली जो था उसे एक बोरी में डाल करके पंचिंग बैग की जगह पर उसको लटका दिया जाता है। अपना कपड़ा चेंज करके तब तक वांगजी भी आ चुका था और उसको पंच करना स्टार्ट कर देता है। हर एक पंच से बताते हुए और बोलते जा रहा था कि मैं उसे बचपन से प्यार किया है। जब वो पैदा भी नहीं हुआ था तभी से मुझे बोल दिया गया था कि वह मेरा होने वाला वाइफ है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या तुम समझ रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हॉट करने की, मुझे उसे दूर करने की, बताओ मुझे। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तुमने मेरे बाबा को मार डाला, उसके मॉम डैड को मार डाला। हमारे बीच में
हमारे बीच में आने की कोशिश की, कितने दिनों तक अनजान बना रहा, इस बात से बेखबर था कि वो तुम हो जो सभी चीजें कर रहे हो। मैंने तुम्हें बाहर भेज दिया था ना, फिर तुम लौट के क्यों आए? हमारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी बुआ को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उन्हें माँ माना था, लेकिन उन्होंने क्या किया? पीठ में खंजर खोपने का काम किया। तुम्हें तो उसकी कीमत जरूर मिलेगी। और वांगजी उसे मारे जा रहा था। अब उसके पूरे बॉडी से ना खून नीचे गिर रहा होता है। वांगजी के हाथों में भी बहुत सारा खून लगा हुआ था, लेकिन वांगजी को गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। वह रुक जाता है और अपने हाथों को पट्टी को खोलते हुए कहता है, ऐसे कोई भी खाना पानी नहीं देगा, उसे ऐसे ही रहने दो। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाता है। वहां से निकल के आने के बाद सबसे पहले तो अपने हाथों को साफ करता है, अपने आप को क्लीन करता है। फिर उसे कपड़े को चेंज करके विंग से मिलने के लिए अपने रूम में आने लगता है। तो क्रिस कहता है, सर अब हम उसका क्या करें? वांगे कहता है, उसे रोज तिल तिल कर ऐसे ही मरना होगा, जब तक कि वह मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हो जाए। हमें भी। क्रिस हाँ में सर हिला देता है और वहां से वो चला जाता है, क्योंकि क्रिस को पता है उसके बॉस ने कहा है तो वो ऐसा ही करेंगे। वही वांग जी विंग के पास आता है। विंग के मुंह से ऑक्सीजन को निकाल दिया गया था। उसकी बॉडी पर अमली पर पट्टी लगा था जहाँ गोली लगा हुआ था और कुछ भी नहीं था। वो आता है और वहां बैठ करके विंग को निहार रहा होता है। तो विंग अपनी आंखें खोल देता और कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? हाँ बताओ मुझे। तो वांग जी कहता है, कुछ नहीं, एक इम्पोर्टेंट काम था, बस वो खत्म करके आ रहा था। इतना बोलकर वो विंग को आराम से कपबोर्ड से टिका कर बिठा देता है। उसके बाद वो कहता है, तुम अब ठीक हो ना? विंग कह देता है, मैं ठीक हूँ, पर मुझे बताओ तुमने उसे बहुत मारा? वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है। विंग दोबारा से कहता है, मैंने पूछा कि तुमने उसे बहुत मारा? वांग जी हाँ में सर हिला देता है। फिर विंग कहता है, मुझे भी देखना है, मुझे भी दिखाने ले चलोगे? मैं भी देखना चाहता हूँ। और अपने मन में कहता है, इस विलन को देखना है मुझे, जिसने मुझे पहले वाले लाइफ में भी जान से मार दिया था। उस वक्त भी मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था। तो वांग जी कहता है, ठीक है, कल ले चलूंगा। इतना बोलकर वो उसे गले लगा लेता है। विंग कहता है, दर्द हो रहा है, मुझे मुझसे दूर रहो ना। वांग जी कहता है, इतना दर्द तो बर्दाश्त करना चाहिए ना तुम्हें? हाँ, मुझे इतना दुख देने के लिए और मुझे जगाने के लिए। विंग विंग पाउट करते हुए कहता है, तो जब तक तुम्हें तु, तुम्हें तो थे हमेशा, जो मुझे हमेशा जान से मारने की जाने की बात कर रहे थे। तो मुझे सजा क्यों? तुम्हें भी सजा मिलेगी। और इतना बोलकर वो जैसे ही करने वाला होता है, भांजी उसे पकड़ लेता है। तो विंग वापस से कहता है, मैं तो बीमार हूं ना, मैं पेशेंट हूँ, तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ। भांजी उसे टुकुर टुकुर देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ और ये मुझे करना है, ठीक है ना? इतना बोलकर वो उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर किस करने के बाद ब्रेक करता है। उसके बाद उसके कपड़ों को साफ करके उसे बदल देता है। बेसिक बेडशीट वगैरह को बदल कर उसके लिए खाना दवाई खिलाकर उसे दे देता है। थोड़ी देर बाद वापस से काम करने के लिए वो स्टडी रूम में चला जाता है। इसके बाद सीचन उसके पास बैठते हैं। अंकल भी ऐसा करते हैं और उसका उसी तरह से दिन बीत जाता है। और अगले अगले दिन सुबह भांगी दोबारा से जा रहा होता है। तो अभी विंग कहता है, क्या तुम्हें देखना है? तो विंग कह देता है, हाँ मुझे भी उसे देखना है। इतना बोलकर विंग को वो व्हील चेयर पे बिठाता है और उसे भी अपने साथ लेकर आ रहा होता है। तो सिचन आकर कहता है, कहाँ जा रहे हो? विंग कहता है, हम देखने जा रहे हैं उस विलन को। तो सिचन कहता है, मैंने भी नहीं देखा, मुझे भी देखना है, मैं भी चलना चाहता हूँ। इतना बोलकर वो भी सिचन के साथ वहां पे आ जाता है। तब तक वांग जी अपना कपड़ा बदल के आ चुका था और अपने हाथों में वो कपड़ों को पट्टी को बांध रहा होता है ताकि उससे चोट ज्यादा ना लगे। फिर वो क्रिस से कहता है, बॉडीगार्ड को बोले इस बोरे को खोले। जब वो बॉडीगार्ड उस बोरा को खोलता है जिसमें चेंगली को लटकाया हुआ था, वो धड़ाम से नीचे गिरता है और बाहर आ जाता है। वो उसे करीब से देखता है, जिसकी उसकी आंखें फूट चुकी थी, नाक से दांत भी टूट चुके थे, हाथ वगैरह में बहुत चोट था, क्योंकि वांगजी हाथ से पैर से उसको बहुत कुटाई किया हुआ था ना। अब वो उसे देख रहा होता है। एक दूसरे को देख रहे होते, फिर वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है, सुपरस्टार चेंगली, क्या ये विलन है? और दोनों चीखते हुए बोलते हैं। तो
तो भांग जी कहता हाँ, और साथ में ये वही लड़का है जो हमारे पास में रहा करता था। मैंने इसे चीन से बाहर भेज दिया था ताकि ये सुधर जाए, लेकिन ये तो वापस आ गया हमारी जिंदगी में तहलका मचाने के लिए। तो उसे सबक तो सिखाना बनता है ना। विंग, हाँ। तो विंग कहता मैं समझ गया मेरे आका, पक्का सबक सिखाना बनता है। और तो और बोल करके वो वापस से इशारा करता है वांग जी कि उसे बोरी में डाल दो और उसे लटका दो। उसके बाद वांग जी फिर उसको इतना मारता है कि वो जो भी आखिरी सांसें उसकी बची हुई थी वो उसी में दम तोड़ देता है, और अब वो पूरा बेजान हो चुका था। उसके बाद वांग जी अपने हाथों को क्लीन करता है और विंग से कहता है तो तुम्हें कैसा लगा लाइव शो। विंग को तो प्राण हलक में लटके हुए थे और कहता है तुम लोगों को तुम सच में ना एक टेबल बेस्ड मॉन्स्टर डियो इतनी आसानी से उसे कैसे मार डाला। सीजन का तो स्लाइवा भी गल्प नहीं किया जा रहा था और वो तो बेहोशी हो जाता है बेचारा। मिस्टर किस सीजन को उठाकर लाते हैं और उसे कमरे में लिटा देते हैं और डॉक्टर को कॉल करके बोल दिया जाता है सीजन को आके चेक करे। वहीं दूसरी तरफ वांगजी विंग को लेकर के अंदर आता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को क्लीन करते हैं और दोनों साथ में शावर भी लेते हैं आराम से। विंग के साथ वो नहला रहा था ताकि उसकी पट्टी वगैरह गीला ना हो, और उसे प्रॉपर ड्रेस पहनाता है। फिर वांगजी विंग को गोद में लेकर नीचे डाइनिंग एरिया में आता है। ऑलरेडी अंकल बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पर। फिर वो विंग को आराम से बिठा देता है। हमारे सीजन को भी अब तक होश आ चुका था और वो भी आकर ज्वाइन करता है उस टेबल को। अंकल कहते हैं क्या वो मर गया, तो वांगजी कह देता है यस अंकल वो मर गया। अब हमारे दुश्मन भी खत्म हो चुके हैं। अब कोई नहीं बचा है जो हमारे घर को ग्रहण लगा सके, हमें नुकसान पहुंचा सके। अब हम सब खुशी खुशी चारों एक साथ रहेंगे, हमें सब खुश रहेंगे, और मैं वीव का आप सबका ख्याल रखूंगा अंकल सीचन। और इतना बोलकर वो एक डेविल स्मैक कर रहा होता है। और इसी के साथ माय पास्ट लाइफ इज सो इन फ्यूचर ये जो फैन फिक्शन है वो समाप्त होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।